आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संज्ञा का। तो आइए संज्ञा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए अध्ययन करते हैं संज्ञा का। सर्वप्रथम ध्यान रखिए, संज्ञा की अगर बात होती है तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, सम और ज्ञान। सम और ज्ञान। तो सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है भली भांति, अर्थात अच्छी तरीके से। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना या बोध करने से होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जाति का बोध होता है, प्राणी का बोध होता है और भाव का बोध होता है। यानी भली भांति जिनका बोध हो सके, जिनका ज्ञान हो सके, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब अगर संज्ञा को देखते हैं कि उसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं, तो उसकी परिभाषा ध्यान रखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भाव उत्पन्न होता है, कहीं घृणा होती है, किसी से भय होता है, तो उस घृणा में, उस भय में भी संज्ञा होती है। कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, स्थान है, उसके नाम का जिसके द्वारा बोध होता है, ठीक है, तो उसे भी संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से आप संज्ञा के विभिन्न परिभाषाओं को, अर्थों को समझ सकते हैं। तो अब अगर बात करते हैं संज्ञा के भेद, तो देखिए संज्ञा के जहां भेद की बात करते हैं कि संज्ञा के भेद या प्रकार, तो संज्ञा के भेद और प्रकार का अगर अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखिए, प्राचीन मान्यता थी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, किंतु वर्तमान मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के मात्र 3 भेद बताए गए हैं। तो वर्तमान मान्यता में संज्ञा के 3 भेद थे और प्राचीन मान्यता संज्ञा के 5 भेद बताती है। इस प्रकार से इसमें मतभेद होता है। तो इस प्रकार से प्राचीन मान्यता में 5 भेद थे और वर्तमान मान्यता ऐसी मानती है कि संज्ञा के 3 भेद है। उन 3 भेदों में अगर आप देखेंगे तो जो आपका देखिए 5 संज्ञा के 5 भेद हैं, आज भी वो 3 भेदों में 2 भेद क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो संज्ञा के जहां 5 भेदों में तो 5 भेद थे और 3 हो गए। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, पहला भेद जो आपका है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो भेद है वो संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और अब अगर 5 भेद थे तो वो 3 भेदों में कैसे कन्वर्ट हो गए? तो आप ध्यान रखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञा इसमें विभक्त हो जाती हैं और वो दोनों संज्ञाएं क्या हैं? वो प्राचीन मान्यताओं की संज्ञाएं थी जो जातिवाचक संज्ञा में हैं इस समय। तो जातिवाचक संज्ञा में ये दोनों संज्ञा, पहली संज्ञा क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं कि प्राचीन मान्यताओं में 5 संज्ञा के भेद कैसे बताए जाते थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो वर्तमान में ये 3 ही हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों इसमें समाहित हैं। अब बात अगर आप ध्यान देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखिए जहां केवल एक व्यक्ति का बोध जिसके द्वारा कराया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जहां किसी जाति विशेष का बोध कराया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जैसे सोना, चांदी, पानी, डीजल, पेट्रोल, ये पदार्थ, जितने पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ है, उनका जिसके द्वारा बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रकट किया जाता है, अर्थात उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूह का मतलब होता है झुंड, अर्थात जहां अधिक लोग एकत्रित हों। जैसे कोई बच्चों की सभा होती है, बालकों की सभा होती है, तो वो भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कहीं झुंड है, वह भी समूहवाचक संज्ञा है। कहीं गोष्ठी हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, कोई नेता के आगमन पर बहुत सारी भीड़ है, तो वो भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा के रूप में मानी जाती है। जैसे संस्था है, समिति है इत्यादि, ये समूहवाचक संज्ञा के रूप में
माने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब भाववाचक क्या है, देखिए किसी शब्दों में क्या उसका भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे ईमान से ईमानदारी बना हुआ है, तो इस प्रकार से जिसमें भाव उत्पन्न होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप आसानी से संज्ञा के वर्तमान समय में 3 भेद होते हैं और इन तीनों भेदों का आपने बारी बारी से अब पार्ट 2 में इसका अध्ययन करेंगे।